तो इस क्वेश्चन को देखिए, हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। ये कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू में क्या चेंजेस आते हैं जब हम दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को हाफ कर देंगे। जब हम दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो हम एक अजम्पशंस लेकर के चलते हैं कुछ, जैसे कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1 और ये सेकंड ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m2 और सेंटर टू सेंटर इनकी जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज r। तो ये डिस्टेंस r है, ये हमारा अजम्पशन है, ये हमने माना है कि दो ऑब्जेक्ट हैं और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r। This is the second object which is having mass m2। ओके, तो इसके बेसिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, तो उसको लिखते हैं। लिखेंगे लेट द masses of objects are, let the masses of objects are। स्टेटमेंट लिखना चाहें तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, नहीं तो हम इसको दो केसेस के अंदर स्टडी कर लेते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा। स्टेटमेंट लिखना जरूरी नहीं है, तो हम लोग इसको लिखेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, जब उनके मासेस m1 m2 है और रेडियस r है, तो उस केस में जितना भी ग्रेविटेशनल फोर्स है उस ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं लिख दूंगा F1। ग्रेविटेशनल फोर्स इन द फर्स्ट केस व्हेन द masses of the objects are m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, दिस इज द डिस्टेंस स्क्वायर। देखिए ये जो लिखा जाता है m1, ये जो 1 लिखा है ये मैंने सबस्क्रिप्ट में लिखा है। अब आपको पीडीएफ फाइल के अंदर भी कुछ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। तो ये W के सबस्क्रिप्ट में लिखना है आपको, ऐसा नहीं लिखेंगे W लिखा और यहाँ पे E लिख दिया, ये गलत लिखा जाएगा। अगर आप पेपर में ऐसा करेंगे, सॉल्यूशंस में ऐसा लिखेंगे, तो मैं उसको रॉन्ग कर दूंगा, गलत कर दूंगा, ऐसा नहीं लिखेंगे आप। और वेट ऑन द मून लिखना है, मास ऑफ द अर्थ लिखना है, रेडियस ऑफ द अर्थ लिखना है, तो उसको इस तरह से लिखा था हमने। तो आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना जिसमें ये मास ऑफ, यहाँ पर इसके सबस्क्रिप्ट में E लिख देंगे, सो इट इज द मास ऑफ द अर्थ। और अगर किसी ने ऐसा लिख रखा हुआ तो वो गलत माना जाएगा, सबस्क्रिप्ट में लिखना है, नीचे लिखना है। ओके, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ को हमने ऐसा लिखा था r और यहाँ पर E लिखा था, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। और ये मत लिखना, ये लिखोगे तो गलत मानूंगा, आप इसका स्क्वायर करेंगे सो इट विल बी रॉन्ग। तो सबस्क्रिप्ट में लिखना है, बस ये ध्यान रखना। तो m1 m2 को भी सबस्क्रिप्ट में लिखा है। देखिए ज्यादातर मिस्टेक इसी में होती है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि m और यहाँ पे लिख देते हैं 1, फिर मल्टीप्लाई बाय m और यहाँ पे लिख देते हैं 2, सो दिस इज रॉन्ग। देखिए कैसे लिखा हुआ है, ये m1 सबस्क्रिप्ट में है और m जो 2 लिखा है वो भी किस में लिखा है, वो भी सबस्क्रिप्ट में लिखा गया। तो इन चीजों का ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें जिससे आपके नंबर जो है डिडक्ट हो सकते हैं। So this is the first case when masses are m1 m2 and distance is r। Case second, क्या दिया गया, between the two objects change when the distance between them reduced to half। Case second is when distance is reduced to half, जब डिस्टेंस को हाफ कर दिया गया। ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट को ऐसा पास पास रख दिया और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो चुकी है, r/2। पहले इनके बीच में कितनी डिस्टेंस थी, r, अभी कितनी डिस्टेंस है, r/2। मासेस तो अभी भी कितने हैं, मासेस तो अभी भी क्या है, m1 m2, बस डिस्टेंस को हाफ किया। तो इस केस में जितना भी फोर्स आ रहा है उस फोर्स को मैं लिखूंगा F2 से, और फॉर्मूला लगाते हैं G, मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट m1 मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट m2 डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज r/2 और इसका क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। सॉल्व कर लीजिए इसको, क्या आएगा देखिए। उससे हम बनाएंगे सेकंड इक्वेशन, फिर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करेंगे या डिवाइड करेंगे, दोनों तरीके से किया जा सकता है। ओके, नाउ
F2 will be capital G M1 मल्टीप्लाई बाय M2, मल्टीप्लाई के लिए मैंने डॉट लिखा है यहाँ पे, M1 M2 डिवाइड बाय, देखिए R बाय 2 स्क्वायर है, R बाय 2 स्क्वायर करेंगे सो इट विल बी R स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब क्या होगा, जैसे ही मैंने ब्रैकेट ओपन किया ये R स्क्वायर हो गया और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करोगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, F2 इज इक्वल टू G M1 M2 और ये 4 को यहां लिख देते हैं हम लोग, 4G M1 M2 4G डिवाइड बाय R स्क्वायर, सो इट विल बी सेकेंड इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब ये पूछ रहा है कि सेकेंड केस में कितना फोर्स हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन 1 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सो इक्वेशन सेकेंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे पहले लिखेंगे F2 डिवाइड बाय F1, F2 डिवाइड बाय F1, F2 की वैल्यूज पुट कर दीजिए, 4G M1 M2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, और अब F1 की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू पुट करोगे सो इट विल बी G M1 M2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब जो जो क्वांटिटीज कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर दीजिए, G M1 M2 M1 M2 R स्क्वायर ये कैंसिल। तो हमारे पास यहां पर सॉल्यूशन बचा F2 डिवाइड बाय F1, F2 डिवाइड बाय F1 इज इक्वल टू 4, ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको और अच्छे तरीके से लिखना हो तो F1 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सो इट विल बी F2 इज इक्वल टू 4F1, F2 इज इक्वल टू 4F1। बस यही स्टेटमेंट हमारा रिजल्ट है कि जो फोर्स है वो पहले से 4 टाइम्स हो चुका है, जो फोर्स है वो पहले से क्या हो चुके हैं, वो पहले से 4 टाइम्स हो चुके हैं। सो दिस इज अवर सॉल्यूशन। पहले केस में फोर्स था F1, दूसरे केस में जो फोर्स है इट इज 4 टाइम्स ऑफ द F1। तो हम इसका सॉल्यूशन इस तरह से दे सकते हैं। ये तो कैलकुलेशन के बेस पे दिया गया सॉल्यूशन, स्टेटमेंट में लिखना हो तो स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, या ऐसा पूरी कैलकुलेशन करके दिखानी है तो ये भी दिखा सकते हैं। इट इज द करेक्ट वे, सही तरीका तो यही है। और अगर आपने ये निकाल लिया, रफ कॉपी में आपने ये सारी कैलकुलेशन करके ये रिजल्ट निकाल लिया, तो आप इस रिजल्ट को स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, when the distance between two objects is reduced to half, then, देखिए ये स्टेटमेंट तो मैंने क्वेश्चन से लिख दी, अब आंसर लिखेंगे, then the gravitational force between them, then the gravitational force between them becomes 4 times। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स मतलब कि 4 गुना इंक्रीज हो जाएगा, या आप ऐसा लिख सकते हैं देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इंक्रीजेस 4 टाइम्स, बिकम्स 4 टाइम्स भी लिख सकते हैं, या इसकी बजाय आप ये भी लिख सकते हैं कि कितना इंक्रीज हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, सो इंक्रीजेस 4 टाइम्स। तो आप सॉल्यूशन में ये वाली स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। अगर आप कैलकुलेशन से करना चाहें तो कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली ऐसा स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट होगा। दोनों तरह से इसका सोल्यूशन लिखा जा सकता है। अब इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं, 2-3 क्वेश्चंस लिखता हूं इसी टाइप के, वो आप मेरे को सॉल्व करके बताएंगे अभी। ओके, द क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ऐसा सॉल्व करके बताएंगे कैलकुलेशन से।
स्टेटमेंट मैं लिख दूंगा, कैलकुलेशन आप करके बताइए। व्हाट हैपन्स टू द फोर्स between two objects when लिखा हुआ है, इफ भी लिख सकते हैं। इफ फर्स्ट, the first is the mass of one object is doubled. The mass of one object is doubled. Second, the distance between the two objects is doubled and tripled. The distance between the two objects is doubled and tripled. is इसके भी दो पार्ट है, ए पार्ट है doubled comma and the b part is tripled. Third point is the masses of both objects are doubled. The masses of both objects are doubled. कीजिए, सॉल्व कीजिए। बताइए क्या सॉल्यूशन आपने निकाले हैं इनके। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। इफ द मास ऑफ द वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, देखिए फर्स्ट केस तो सेम रहेगा सब में, ये फॉर्मूला तो सेम रहेगा जब ऑब्जेक्ट के मासेस m1 m2 है और डिस्टेंस r है। सो इट विल बी g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट तो एज इट इज रहेगी, सेम रहेगी। अब हम निकालते हैं इसका फर्स्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन में देखिए क्या होगा, F2 फोर्स की वैल्यू चेंज हो गई तो हम इसको F1 नहीं लिख सकते, हमें इसका कुछ और नाम रखना पड़ेगा, तो हमने इसको F2 बोल दिया सेकंड केस में, क्योंकि फोर्स की वैल्यू चेंज हो चुकी है। क्यों चेंज हो चुकी है, उसका रीजन है कि हमने एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया। मान लीजिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दिया तो इसको लिखा जाएगा 2m1 और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास तो m2 ही है, डिवाइड बाय डिस्टेंस को हमने चेंज नहीं किया तो डिस्टेंस r स्क्वायर लिखी जाएगी। सो इट विल बी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है आपको पता है, सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, तो यहां पर लिखा जाएगा F2 डिवाइड बाय F1, F2 डिवाइड बाय F1। What is the value of F2? F2 is 2gm1 m2 divided by r square, and the value of F1 is g m1 m2 divided by r square। जो जो क्वांटिटीज कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर देंगे, सो इट विल बी F2 अपॉन
F1 इज इक्वल टू 2, F1 डिवाइड में इधर ले आइए, मल्टीप्लाई में, यहां से आपका सॉल्यूशन आ गया, द फोर्स विल बिकम 2 टाइम्स, जो फोर्स है वो 2 गुना बढ़ जाएगा, द फोर्स विल इंक्रीजेज बाय 2 टाइम्स। अगर एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल किया तो फोर्स 2 टाइम्स हो चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड, ओके, ये जो फोर्स था हमने इसको F2 लिखा था फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन के लिए देखिए, फिर फोर्स का नाम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि फोर्स की क्वांटिटी डिफरेंट आएगी, अलग आएगी। उसका रीजन आपको पता है, क्योंकि अब डिस्टेंस चेंज होने वाली है। तो सेकंड का ए पार्ट सॉल्व करता हूं मैं। सो दिस इज सेकंड सॉल्यूशन एंड इट्स ए पार्ट। ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है, जब डिस्टेंस को डबल किया जा रहा है, और ये जो फोर्स आएगा मैं इसको F3 लिख देता हूं। F3 इज इक्वल टू, मासेस सेम है, G m1 m2 डिवाइड बाय डिस्टेंस इज डबल, डिस्टेंस डबल है तो 2r हो जाएगी, और इसका होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करोगे तो सॉल्यूशन आएगा G m1 m2 डिवाइड बाय 4r स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 1 को, इक्वेशन सेकंड तो हम पहले लिख चुके हैं, इसको इक्वेशन थर्ड लिखना पड़ेगा। सो डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन थर्ड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, इट विल बी F3 अपॉन F1, वैल्यू ऑफ F3 इज, F3 की वैल्यू क्या है, F3 की वैल्यू है G m1 m2 डिवाइड बाय 4r स्क्वायर, और इस डिवाइड बाय F1, F1 की वैल्यू है G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। क्वांटिटीज जो कैंसिल हो रही है उनको हमने कैंसिल कर दिया, सो इट विल बी 1/4। F3 अपॉन F1 इज इक्वल टू 1/4, तो ये 1/4 यहाँ पर बच गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, F1 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सो द फोर्स विल बिकम 1/4। जो फोर्स है वो कितना कम हो जाएगा, वो 1/4 हो जाएगा। पहले जितना भी फोर्स था उसका 1/4 हो जाएगा, मतलब कि 4 गुना कम हो जाएगा, 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा फोर्स। इसी तरह से अब इसने लिखे व्हेन डिस्टेंस इज ट्रिपल्ड, डिस्टेंस को जब ट्रिपल करेंगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूं, बी पार्ट सॉल्व करता हूं इसका। इस फोर्स को हम लिख देते हैं F4, डिस्टेंस कितनी बोल रहा है 3 टाइम्स, तो डिस्टेंस को लिख देंगे 3r, 3r का स्क्वायर करोगे इट विल बी 9r स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन 4, और इसको क्या लिख देंगे हम, इक्वेशन 4 लिख देंगे। तो इक्वेशन 4 को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 4 को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो इसमें क्या चेंजेस करना है, यहाँ पर F4 डिवाइड बाय F1 एंड इट विल बी 9r स्क्वायर, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1/9। सो F4 इज इक्वल टू 1/9 इंटू F1। तो अगर डिस्टेंस को ट्रिपल किया जाएगा तो जो फोर्स है वो 1/9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, वो 1/9 टाइम्स हो जाएगा, मतलब कि 9 गुना कम हो जाएगा फोर्स, 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है, द मासेज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड। अगर दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल किया जाएगा तो क्या सॉल्यूशन निकलेगा। नाउ आई एम सॉल्विंग द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये जो फोर्स होगा हम इसको F5 लिख देंगे, ये जो फोर्स है हम इसको F5 लिख देंगे, और मासेस को क्या करना है, डबल करना है। डिस्टेंस तो r ही रहेगी तो इसको r स्क्वायर ही लिख देंगे हम लोग, और जो मासेस हैं उनको लिखा जाएगा 2m1 एंड 2m2। 2m1 2m2 ये लिखा जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2m1 2m2 2 इंटू 2 यहां पर आ जाएगा 4 G m1 m2, m1 m2 यहां पर लिखा हुआ है, ये रहा G, और 2 इंटू 2 इसको लिख दिया हमने 4, सो इट विल बी इक्वेशन नंबर 5। ये इक्वेशन 5 आ गई। अब इक्वेशन 5 को 1 से डिवाइड कर देंगे, ये हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो जैसे ही डिवाइड किया इट विल बी F5 अपॉन F1,
और ये था 4g1 4gm1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल हो गए, सो इट विल बी f5 4 इंटू f1। यहाँ पे 4 बच गया, 4 रह गया सिर्फ। ये f1 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो अगर दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल करेंगे तो फोर्स जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। द फोर्स विल बिकम 1/4, द फोर्स विल बिकम 1/9, द फोर्स विल बिकम 4 टाइम्स इफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स भी आप लिखेंगे तो वो भी सही होगा। ऐसा सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर आप स्टेटमेंट में लिखेंगे तो। ओके और इसके अलावा एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूं, जैसा कि सन और अर्थ के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स। सन और अर्थ के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको हमने सॉल्व कर लिया था। तो ये भी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन था, आपके एक एक्सरसाइज क्वेश्चन था। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और सॉल्व किया था हमने कि 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट पर जो अर्थ है वो कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है। तो उसने ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा था, तो हमने इस फॉर्मूला से सॉल्व करके बता दिया उसको। F इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे हम लोग, और ऑब्जेक्ट का मास कितना दे रखा है 1 किलोग्राम। तो इसको जब हम सॉल्व करते थे तो कितना सॉल्यूशन आया था 9.8 न्यूटन। तो आपको इस फॉर्मूला से सॉल्व करना है, आपको इस फॉर्मूला से सॉल्व करना है, क्योंकि उसने ग्रेविटेशनल फोर्स बोला है। अगर वेट बोलता तो हम mg लिख देते, वेट फोर्स बोलता तो हम mg लिख देते। ओके और जब हमने ये क्वेश्चन किया था तब तक हमने वेट फोर्स को स्टडी नहीं किया था। जब हमने ये क्वेश्चन किया था तब तक हमने वेट फोर्स को स्टडी नहीं किया था, इसीलिए हमने उसको इस फॉर्मूला से सॉल्व किया था। तो कुछ क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं एक्सरसाइज के, और बाकी के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं अभी 1 बाय 1। एक क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। तो सबसे पहले फ्री फॉल बता देंगे क्या होता है। when an object is released from a certain height, then it will fall towards the earth under the effect of gravity of earth। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाता है किसी हाइट से तो वो नीचे की तरफ गिरता है, अर्थ सरफेस की तरफ गिरता है। किसके इफेक्ट में, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। किसके इन्फ्लुएंस में, किसके इफेक्ट में, अर्थ की ग्रेविटी के इफेक्ट में। दिस इज कॉल्ड फ्री फॉल। और फ्री फॉल का एक्सेलरेशन क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, विच इज ए कांस्टेंट, विच इज ए कांस्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पर ये कांस्टेंट माना जाता है। ओके इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ऑब्जेक्ट अर्थ पर जितना फोर्स लगा रही है, या अर्थ जो है वो ऑब्जेक्ट पर जितना भी फोर्स लगा रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी ऑफ अर्थ बोलते हैं। दोनों फोर्सेज अल्टीमेटली इक्वल होते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस का मतलब है कि हम इस लॉ के थ्रू कौन कौन से फिनोमेना को, कौन कौन सी घटनाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि हमने बात की थी लो टाइड, हाई टाइड, वाटर फ्लोज इन द रिवर, माउंटेन से रिवर चलती है और ओशियन की तरफ जाती है। तो उसका रीजन भी हमें पता है कि जो ग्रेविटी है उसके कारण से उस पर फोर्स लगता है और वाटर फ्लो करता है। इसके अलावा किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो वो अर्थ के सरफेस की तरफ गिरता है, सो इट इज ऑल्सो ड्यू टू द ग्रेविटी, इट इज ऑल्सो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम इस लॉ से कई घटनाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सन और प्लैनेट्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। प्लैनेट्स और उनकी सैटेलाइट्स के बीच में जो फोर्स है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इस तरह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंस हो जाएगी। इंपॉर्टेंस का मतलब है कि कौन कौन सी फिनोमेना को इस लॉ के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है, कौन कौन से फिनोमेना को इस लॉ के थ्रू, इस नियम के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, डज द अर्थ attract the moon with a force that is greater or smaller or the same as the force
विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ। ये बोल रहा है कि अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। क्या उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू सेम है? तो आंसर है यस। ज्यादा है, कम है या सेम है? तो आंसर ये है कि अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू सेम है। ये सेंटर टू सेंटर ऐसा वर्क करेगा ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स। किस पे वर्क करेगा? द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, और ये फोर्स हमने कैलकुलेट किया था 2.01 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन, 10 टू द पावर 20 न्यूटन। तो ये दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है दोनों के बीच में। और ये सेम क्यों है फोर्स? उसका हम जवाब दे सकते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ से, कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पर जितना फोर्स लगाएगा सेकंड ऑब्जेक्ट पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर उतना ही फोर्स लगेगा, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन किस डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर भी एक्शन रिएक्शन लॉ फॉलो होती है, यहां पर भी वो लॉ ओबे होती है। ओके, तो अब ये पूछा जा रहा है कि सेम फोर्स काम करेगा या डिफरेंट फोर्स काम करेगा? तो आंसर होगा सेम फोर्स काम करेगा। और सॉल्यूशन क्या लिखेंगे इसका? लिखेंगे एज पर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एज पर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून विल बी द सेम। या आप ऐसा लिख सकते हैं द अर्थ exerts the same force on the moon and the moon exerts the same force on the earth but in the opposite direction। सेम फोर्स लगाएंगे लेकिन किस डायरेक्शन में? लेकिन अपोजिट डायरेक्शंस में लगाएंगे। तो इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये इसकी तरफ गिरता हुआ क्यों नहीं दिखता? इसकी तरफ गिरता हुआ क्यों नहीं दिखता? ये जो मून है वो फॉल क्यों नहीं होता? अर्थ इतना अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स काम करेगा तो ये अर्थ की तरफ गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड कीजिए।